हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिग्नल और उनको ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स आर सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट प्ले पाइवोटल रोल इन सेलुलर सिग्नलिंग एंड जीन रेगुलेशन. Now they respond to various ligands such as hormones, metabolic products, and other signaling molecules. A wide range of physiological process such as development, metabolism, reproduction, and homeostasis. अब थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं. द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर डेट्स बैक टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स रिसेप्टर्स in the 1960s. Subsequently, research revealed a broader family of receptors that not only respond to steroid hormone but also to other lipid-soluble compounds. It leads to the classification of nuclear receptor into two main groups. First one is classical nuclear receptors like steroid hormone receptors, and second one is orphan nuclear receptor whose ligands were initially unknown. तो जनरली ये रिसेप्टर्स होते हैं नॉन पोलर सिग्नल के लिए. और जैसे कि हमें पता है कि नॉन पोलर सिग्नल्स के रिसेप्टर की लोकेशन प्रेजेंट होती है साइटोसोल में, और कुछ कुछ रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. जब भी नॉन पोलर सिग्नल आता है दैट कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक. सारे न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं. अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो होते हैं दैट एक्टिव टारगेट जीन एक्सप्रेशन. जो भी स्पेसिफिक सिग्नल आया है उसके जीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं. तो आज की इस वीडियो को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स, उसके बाद में फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसको 5 रीजन से. फर्स्ट वन इज ए बी रीजन जो कि एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है. सेकंड वन इज सी रीजन जिसको डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं. थर्ड वन इज डी रीजन जिसे हिंज रीजन भी बोलते हैं. फोर्थ वन इज ई रीजन जिसको लिगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं. और लास्ट वन इज एफ रीजन जिसको वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं, जो कि सी टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है. नाउ कमिंग टू द एन टर्मिनल डोमेन, ये रीजन वेराइज करता है सिग्निफिकेंटली अमॉन्ग डिफरेंट रिसेप्टर्स और ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में. इट कंटेन्स एक्टिवेशन फंक्शन AF which helps in recruiting co-activators and transcription machinery. Now coming to the DNA binding domain. ये जो रीजन होता है ये हाईली कंजर्व्ड होता है. कंटेन्स टू जिंक फिंगर मोटिव विच फैसिलिटेट बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट HRE प्रेजेंट होता है, जो कि DNA में अंदर प्रेजेंट होता है. द DNA बाइंडिंग डोमेन इज क्रिटिकल फॉर रिसेप्टर्स एबिलिटी टू रेगुलेट टारगेट जीन्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन दैट इज हिंज रीजन. ये रीजन फ्लेक्सिबल होता है दैट कनेक्ट्स डीएनए बाइंडिंग डोमेन टू द लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन. इट प्लेज अ रोल इन रिसेप्टर डाइमराइजेशन एंड न्यूक्लियर लोकलाइजेशन. नाउ फोर्थ वन इज लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन. ये डोमेन मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बाइंडिंग ऑफ द लाइगेंड हार्मोन्स. द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑफ्टन डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी फॉर वेरियस लाइगेंड्स. अपॉन लाइगेंड बाइंडिंग कन्फर्मेशन चेंज होता है इसके अंदर विच फैसिलिटेट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ co-regulators and enhances or represses transcriptional activity. Now coming to the fifth region, C-terminal domain. This region may contain additional activation functions like AF2 and is involved in interactions with other proteins including co-repressors and co-activators. अब हम जान लेते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन के बारे में. तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि करवाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल सिग्नलिंग. नाउ कमिंग टू द टाइप्स. अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि जिंक फिंगर मोटिव हो गया, हेलिक्स टर्न हेलिक्स. कमिंग टू द जिंक फिंगर मोटिव, द डीएनए बाइंडिंग डोमेन typically contains 2 to 3 zinc finger motifs which are structured region stabilized by zinc ion. Each finger consists of loop of amino acids that interact with DNA. The most common configuration are cis2 histidine 2. The arrangement allows the DNA binding domain to make specific contact with the major groove of the DNA, recognizing specific nucleotide sequence. Second one is helix turn helix. Some DNA binding domain exhibits a helix turn helix structure where 2 alpha helices are connected by a short turn. This motif is crucial for binding to DNA and determine specificity. Now coming to the function of the DNA binding domain.
तो जो प्राइमरी फंक्शन है डीएनए बाइंडिंग डोमेन का, ये वो है कि वो डीएनए सीक्वेंस पे जाके बाइंड होगा, जिसको हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट भी बोलते हैं. दिस एलिमेंट्स आर ऑफ्टन लोकेटेड इन द प्रमोटर और इन्हांसर रीजन ऑफ द टारगेट जीन. द इंटरेक्शन विथ हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट अलाउ रिसेप्टर टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन. सेकंड वन इज डायमराइजेशन. मेनी न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स फंक्शन करते हैं एज अ डाइमर, आइदर होमोडाइमर और हेटेरोडाइमर. होमोडाइमर मतलब सेम सब यूनिट, हेटेरोडाइमर मतलब डिफरेंट सब यूनिट्स. द डीएनए बाइंडिंग डोमेन इज क्रिटिकल फॉर इट्स डाइमराइजेशन as it can recognize and binds to half sides of HRE, allowing the formation of stable complexes that modulate transcription. Now third one is transcriptional regulation. एक बार अगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन जाके बाइंड हो जाता है डीएनए पे, तो वो फैसिलिटेट कराता है रिक्रूटमेंट ऑफ को रेगुलेटरी प्रोटीन्स सच एज को एक्टिवेटर्स और को रिप्रेसर्स, जो कि इन्हांस करते हैं और इनहिबिट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. This recruitment is often influenced by conformational change that occurs upon ligand binding to the ligand binding domain. Now coming to the importance of the DNA binding domain. First one is specificity and affinity. The sequence of the DNA binding domain directly influence कर सकते हैं रिसेप्टर की ability to bind to specific DNA sequence, जो कि crucial role play करता है for the precise regulation of gene expression in response to different hormones. Now second one is role in disease. अगर म्यूटेशन और अल्टरेशन अगर हो गया इन डीएनए बाइंडिंग डोमेन कैन लीड टू एबनॉर्मल रिसेप्टर फंक्शंस एंड हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन वेरियस डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर्स एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. अगर एग्जांपल ले तो म्यूटेशन इन द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑफ डीएनए बाइंडिंग डोमेन कैन अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू डीएनए, इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्रेशन. थर्ड वन, इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन. द कंजर्व्ड नेचर ऑफ द डीएनए बाइंडिंग डोमेन कैन across different specificity highlights its fundamental role in evolutionary biology, mediating essential processes such as development, metabolism and homeostasis. Now coming to the types of nuclear family receptors. दो टाइप्स में, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 का जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, सेकंड का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. टाइप 1 जो होते हैं वो होमोडाइमर्स होते हैं, टाइप 2 जो होते हैं वो हेटेरोडाइमर्स होते हैं. टाइप 1 जो होता है उसके रिसेप्टर बाउंड होता है HSP90 के साथ में इन साइटोसोल, और टाइप 2 का रिसेप्टर बाउंड होता है विथ HRE साइट ऑन डीएनए, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में. और टाइप 1 के सिग्नल्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा. और टाइप 2 के सिग्नल्स है रेटिनिक एसिड्स, T3 एक्सेट्रा. अब एक एक कर हम दोनों सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1 सिग्नलिंग. जैसे कि आप देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल बाहर प्रेजेंट है. जैसे ही वो सेल के साइटोसोल में आएगा वो डाइमर को जाके बाइंड होगा, जिसको अभी इनहिबिट करके रखा हुआ है HSP90 ने. जैसे ही वो सिग्नल उसके ऊपर बाइंड होगा वो HSP90 वहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा और डाइमर फॉर्म हो जाएगा. अब इस डाइमर के ऊपर NLS प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल बोलते हैं, जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर पोर से अंदर आएगा. अंदर आने के बाद में डीएनए पे जो HRE साइड प्रेजेंट है उस पर जाके बाइंड होगा. बाइंड होने के बाद में वहाँ पे हैड का रिक्रूटमेंट होगा, जिसको हिस्टोल एसिटिल ट्रांसफर भी बोलते हैं. हैड का रिक्रूटमेंट होने के बाद में वो डीएनए के साइड्स पे एसिटाइलेशन करवाएगा. जैसे ही एसिटाइलेशन होगा डीएनए के डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए और टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होगा. अब डिस्कस करते हैं टाइप 2 सिग्नलिंग. जैसे कि हमें पता है इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे ही T3 न्यूक्लियस के अंदर आता है तो HRE साइट पे ऑलरेडी HDSC प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए को हेट्रोक्रोमेटिन स्टेट पे लॉक करके रखता है. जैसे ही T3 अंदर आएगा वो रिसेप्टर का एक्टिवेशन करवाता है. वहाँ पे से HDSC का डिसोसिएशन होगा, हैड का रिक्रूटमेंट होगा. जैसे ही हैड का रिक्रूटमेंट होगा डीएनए के ऊपर एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर होंगे. जैसे ही डीएनए के ऊपर एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर होंगे डबल बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट होगा और डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन स्टेट से यूक्रोमेटिन स्टेट में आएगा और टारगेट जीन्स का एक्सप्रेशन होगा. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स. फर्स्ट वन इज जीन रेगुलेशन. न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स जो है कैन फंक्शन एज एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अपॉन बाइंडिंग टू देयर स्पेसिफिक लाइगेंड्स दे अंडरगो कन्फर्मेशन चेंजेस, जो कि अलाउ करते हैं उनको रिक्रूटमेंट ऑफ एक्टिवेटर्स, को एक्टिवेटर्स एंड को रिसेप्टर इन्फ्लुएंसिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स. सेकंड वन इज हार्मोनल सिग्नलिंग, जो वो मेडिएट कर सकते हैं हार्मोनल रिस्पॉन्स. जैसे कि न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स टू वेरियस लाइगेंड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, थायराइड हार्मोन्स, रेटिनिक एसिड एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. जो ये रिस्पॉन्स क्रूशियल होता है फॉर ट्रांसलेटिंग हार्मोनल सिग्नल्स इनटू सेलुलर एक्शंस. थर्ड वन इज डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन. रेगुलेटिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस
न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर जो इन्वॉल्व होते हैं इन वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। एग्जांपल है इसके रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स प्ले करते मेजर रोल इन डेवलपमेंट एंड अर्ली डेवलपमेंट एंड लिम्फ फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। अब सबसे उसमें एनर्जी होम्योस्टेसिस रिसेप्टर्स जैसे कि पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, ये रेगुलेट करते हैं लिपिड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, इन्फ्लुएंस करते हैं एनर्जी बैलेंस और स्टोरेज को। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी ये रेगुलेट करते हैं। सर्टेन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जैसे कि लीवर एक्स रिसेप्टर्स हो गया, प्ले रोल इन मेंटेनिंग इम्यून इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ। नाउ होम्योस्टेसिस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स ये इन्वॉल्व होते हैं इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। ये स्ट्रेस को भी रिस्पॉन्स करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द बॉडी टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। फॉर इंस्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेडिएट करते हैं कॉर्टिसोल लेवल्स को, इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस एडेप्टेशन एंड मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेस।